3 फरवरी 2022 इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने एक साथ 49 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजी। ये सैटेलाइट्स स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोग्राम के अंतर्गत भेजी गई थी। स्टारलिंक में हजारों सैटेलाइट्स के जरिए पूरी पृथ्वी को कवर करने का प्लान है ताकि जमीन के हर एक कोने में सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाया जा सके। इसके लिए फरवरी 2022 तक स्पेसएक्स करीब 2000 सैटेलाइट्स सक्सेसफुली स्पेस में तैनात कर चुकी थी, लेकिन 3 फरवरी को लॉन्च हुई सैटेलाइट्स की तकदीर में कुछ और लिखा था। अंतरिक्ष में एक भयानक तूफान इन सैटेलाइट्स का इंतजार कर रहा था। लॉन्च से 4 दिन पहले 29 जनवरी को वैज्ञानिकों ने सूर्य में एक अजीब सी हरकत देखी। सूर्य में एक तूफान का उदय हो रहा था। इसे सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। ये सोलर स्टॉर्म कुछ दिनों बाद पृथ्वी तक पहुंचता है और इसके चलते स्पेसएक्स की 40 सैटेलाइट्स बर्बाद हो जाती हैं। इससे स्पेसएक्स को करीब $20 मिलियन का नुकसान हुआ, लगभग 165 करोड़ रुपए। आप सोच रहे होंगे यार बताओ ऐसा तूफान आके चला गया, हमको पता ही नहीं चला। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक छोटे लेवल का सोलर स्टॉर्म था। 1859 में एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से टकराया था और इसका असर जमीन पर कई इलाकों पर देखा गया, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा कि आप इमेजिन कर रहे हैं। अंतरिक्ष के ये तूफान यहाँ जमीन पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बहुत अलग होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होते हैं, क्या हुआ था जब 150 साल पहले एक बहुत भयानक सोलर स्टॉर्म पृथ्वी से आ टकराया था, इससे अपन मनुष्यों को किस किस तरह का खतरा होता है और इससे निपटने सुलझने के लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं। सूर्य के कारण ही यहाँ पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है और इससे मिलने वाली ऊर्जा यहाँ सारा मेला चलाए रखती है। दूर से देखने पर सूर्य शांत और स्टिल सा नजर आता है, लेकिन असल में ये आग का गोला पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, जहां हरदम उथल पुथल मची होती है और यही उथल पुथल कई बार दायरों को तोड़कर बाहर निकल लेती है। सोलर स्टॉर्म सुनते ही हर कोई ये इमेजिन करने लगता है कि सूर्य किसी ड्रैगन की तरह आग उगलता होगा और उस आग की चपेट में आने से पृथ्वी के झुलस जाने का रिस्क होगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, पूरी पिक्चर थोड़ी सी अलग है। उसके लिए हमें उन फोर्सेस को समझना होगा, प्राकृतिक शक्तियों को, जिनके चलते सोलर स्टॉर्म का जन्म होता है। असल में सूर्य के भीतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्तियां इस स्टॉर्म को रूप देती हैं। इसलिए इन फोर्सेस के बारे में एक रिवीजन कर लेते हैं जो स्कूल में पढ़ा दिया जाता है, हल्का सा एक रिवीजन। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, बिजली, और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स प्रकृति में एक दूसरे में गुथे हुए हैं। जैसे बॉलीवुड में करण अर्जुन थे, वैसे ही प्रकृति में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं। किसी एक के साथ कुछ होता है तो उसका असर दूसरे को भी महसूस होता है। इसी कनेक्शन का फायदा उठाकर बिजली पैदा की जाती है। जब बिजली के तारों को एक चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घुमाया जाता है तो उन तारों के आसपास की चुंबकीय शक्ति बदलने से उनमें इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। चाहे पानी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, कोयले वाले थर्मल प्लांट या डीजल से चलने वाला जनरेटर हो, सभी में चुंबकीय शक्ति की मदद से बिजली बनाई जाती है। और इसका उल्टा भी होता है, यानी जब बिजली के तार में करंट बहता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और वो बिजली का तार एक चुंबक की तरह हरकतें करने लगता है। आपका पंखा कैसे घूमता है? जब अपन स्विच ऑन करते हैं तो उसमें करंट बहता है और करंट से अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अंदर चुंबकों के बीच में धक्का मुक्की होती है और इससे पंखा घूमने लगता है। यहाँ ये छोटी सी साइंस की क्लास खत्म होती है। बस ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, एक दूसरे पे असर डालती हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार इसका सूरज से क्या लेना देना, वहां तो ना कोई बिजली पैदा कर रहा है, ना ही उसके अंदर कोई चुंबक धरी है वहां पे। तो आपको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, आपकी समझ अभी अधूरी है। सूरज में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं और यही सोलर स्टॉर्म को जन्म देती हैं। ये कैसे होता है, इसके लिए सूरज को थोड़ा सा जूम इन करके देखना होगा। इस दुनिया में हर चीज एटम्स यानी परमाणुओं से मिलकर बनी है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं और प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जब एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर मात्रा में होते हैं तो उनके ऊपर का टोटल चार्ज हो जाता है 0 और वो न्यूट्रल होते हैं। नॉर्मली हमारे आसपास की चीजें ऐसे ही न्यूट्रल एटम्स से बनी हुई हैं, इसलिए वो किसी को छूने पर करंट नहीं लगता है। लेकिन सूरज के अंदर का माहौल अलग है। वहां का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां इलेक्ट्रॉन्स एटम्स से निकलकर फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो एटम्स न्यूट्रल ना होकर चार्ज वाले हो जाते हैं। तो सूरज में चार्ज्ड पार्टिकल्स का एक बवंडर बन जाता है और ये चार्ज्ड गैसियस सूप पदार्थ की एक अलग अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर कोई गैस बहुत ज्यादा हीट हो जाए और उसके इलेक्ट्रॉन्स एटम से भाग निकलें तो 4th स्टेट ऑफ मैटर बनती है, पदार्थ की 4थी अवस्था जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो पूरा का पूरा सूरज इसी प्लाज्मा से भरा हुआ है और यहाँ ध्यान दीजिए कि ये गर्मी से बना प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और फिर इन चार्ज पार्टिकल्स के हिलने डुलने से वहां मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है ये बाकी के चार्ज प्लाज्मा को भी इधर उधर ढकेलती है।
इस तरह इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से सन के एटमॉस्फेयर में कई जगहों पर प्लाज्मा के लूप्स यानी छल्ले बनने लगते हैं। कुछ प्लाज्मा के लूप्स इतने बड़े होते हैं कि इनके सामने हमारी पृथ्वी भी छोटी पड़ जाती है। ये प्लाज्मा के लूप्स मैग्नेटिक फील्ड में ट्विस्ट और बेंड होते हैं और इनकी हरकतों के चलते सोलर स्टॉर्म्स पैदा होते हैं। बेसिकली दो चीजें हैं, दो एक्टिविटीज हैं जो सोलर स्टॉर्म के जन्म के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। पहली चीज है सोलर फ्लेयर्स। कई बार प्लाज्मा की उथल पुथल से भयानक रेडिएशन बर्स्ट निकलते हैं, ऊर्जा के बर्स्ट, इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। दूसरी चीज है कोरोनल मास इजेक्शन। कभी कभी प्लाज्मा के लूप्स इतने अनस्टेबल हो जाते हैं कि वो सूर्य से टूटकर अलग हो जाते हैं और प्लाज्मा बहुत तेज स्पीड से बाहर की तरफ फेंका जाता है। अरबों टन प्लाज्मा सूर्य से बाहर की तरफ निकलता है, इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ये सूर्य का स्वभाव है कि वो कई दिशाओं में थूकता फिरता है और कभी कभी बाई चांस इस थूक के रास्ते में पृथ्वी आ जाती है। इससे क्या होता है, ये गौर करने लायक है। ऐसा नहीं होता कि प्लाज्मा आके डायरेक्टली यहाँ गर्मी की बौछार करने लगे। हमारी पृथ्वी के कई रक्षा कवच हैं जो इस सोलर स्टॉर्म के रास्ते में आ जाते हैं। पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में काफी दूर तक फैला हुआ है। सबसे पहले प्लाज्मा का सामना इस चुंबकीय क्षेत्र यानी इस मैग्नेटोस्फीयर के साथ होता है। जैसे बाउंसर बॉडीगार्ड लोग सेलिब्रिटियों के आसपास से भीड़ को किनारे करते चलते हैं, वैसे ही पृथ्वी का यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले प्लाज्मा के चार्ज पार्टिकल्स को किनारे करता चलता है और अधिकतर चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के दोनों ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ इकट्ठे होते हैं और यहाँ ये एटमॉस्फेयर के संपर्क में आते हैं और जब ये वायुमंडल की गैस के साथ रिएक्ट करते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स, तो रंगीन नज़ारे दिखाई देते हैं। आसमान में दिखाई देने वाले इन खूबसूरत नज़ारों को ऑरोरा कहते हैं। इन्हें नॉर्दर्न लाइट्स और सदर्न लाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल के पास दिखाई देते हैं। आप कहेंगे यार ये कैसा तूफान, ये तो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर पृथ्वी पर ये प्लाज्मा की बौछार सीमित होती है, कम मात्रा में होती है। धरती पर इसका असली कहर असर तब देखने को मिलता है जब ये मात्रा सीमा से बहुत ज्यादा बाहर हो जाती है। ऐसा ही करीब 150 साल पहले हुआ था। तारीख थी 2 सितंबर 1859। एक एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन स्पॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। सन स्पॉट्स यानी सूर्य में दिखाई देने वाले धब्बे, उसमें बनने वाली प्लाज्मा के लूप करंट्स के नतीजतन ये धब्बे पैदा होते हैं। रिचर्ड कैरिंगटन को इन सन स्पॉट्स के साथ एक बड़ा लाइट का फ्लैश दिखाई दिया, जैसे सूर्य पर कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ हो, और उन्हें ये करीब 5 मिनट तक दिखाई देता है। कैरिंगटन ने सूर्य में जो देखा वो एक बड़े सोलर स्टॉर्म का संकेत था, इसलिए 1859 वाले सोलर स्टॉर्म को कैरिंगटन इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1859 का ये सोलर स्टॉर्म 28 अगस्त से 2 सितंबर तक अपने उरूज पर रहा। तो पृथ्वी पर क्या हुआ था इस कैरिंगटन इवेंट के दौरान, 1859 के सोलर स्टॉर्म के दौरान? यहाँ कई जगहों पर आसमान में वही रंगीन लाइट्स दिखाई देती हैं जो पोल्स पर नजर आती हैं। जो ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल्स पर होती हैं वो खिसक के नीचे की तरफ भी दिखाई देती हैं, इक्वेटर के पास वाले जो इलाके थे, ट्रॉपिकल रीजन्स तक। यूएस के कई इलाकों में रात में ये रोशनी दिखाई देती है। आधी रात में इतना उजाला हो गया था कि लोग उस रोशनी में पढ़ लिख सकते थे। यहाँ कई जगहों पर रात के 1 बजे लोगों को ऐसा लगा कि सुबह हो गई है, और एक जगह के गोल्ड माइनर्स रात को सुबह मानकर कॉफी और नाश्ता बनाने लग गए थे। लेकिन ये वाला सोलर स्टॉर्म सिर्फ इन रंगीन बड़े नज़ारों तक सीमित नहीं रहा। यहाँ जमीन पर भी कई अजीब घटनाएं देखी गईं। उस समय टेलीग्राफ चला करते थे। ये शुरुआती इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स में से थे जिनके जरिए जानकारी साझा होती थी। अलग अलग जगहों पर टेलीग्राफ्स रखे हुए होते थे और इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए इंफॉर्मेशन कोड करके भेजी जाती थी, तारों के जरिए, इलेक्ट्रिकल वायर्स के जरिए। 1859 के सोलर स्टॉर्म के समय कई टेलीग्राफ्स बिना बैटरी के अपने आप चलने लग गए। कई जगहों पर लोगों को इन टेलीग्राफ से शॉक लगने की घटनाएं भी सामने आई, झटके लगे बिजली के उन्हें। कई टेलीग्राफ्स में स्पार्क्स भी दिखाई दिए और आग लगने की घटनाएं भी हुई। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उस सोलर स्टॉर्म के कारण एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल चार्ज बढ़ गया था। याद कीजिए कि सूर्य से जो प्लाज्मा आता है उसके पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। आमतौर पर हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इससे निपट लेती है, लेकिन 1859 में जिस तरह का सोलर स्टॉर्म आया था उससे बहुत ज्यादा चार्ज अंदर वायुमंडल में इकट्ठा हो गया था। और जैसे नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रिकल चार्ज भी अपना रास्ता बना लिया। उस जमाने में जमीन पर ये टेलीग्राफ नेटवर्क ही बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता था। तो सोलर स्टॉर्म के जरिए पैदा हुआ चार्ज इस टेलीग्राफ नेटवर्क के जरिए बह निकला। इसलिए तब के सोलर स्टॉर्म से जमीन पर जो असर देखने को मिला वो टेलीग्राफ नेटवर्क तक सीमित रहा। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत अलग हैं। आज के हमारे सिविलाइजेशन में कई सारी ऐसी चीजें जुड़ गई हैं जिनको दिक्कत हो सकती है, और ऐसी दिक्कत आज के युग में हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अंतरिक्ष में कई जरूरी सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। इन सैटेलाइट्स को सोलर स्टॉर्म से ज्यादा खतरा होता है क्योंकि ये वायुमंडल में ऊपर की तरफ होती हैं। दरअसल होता यह है कि सोलर स्टॉर्म के दौरान मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से एटमॉस्फेयर की ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। इससे वहाँ की एटमॉस्फेरिक डेंसिटी चेंज हो जाती है और इससे
सैटेलाइट्स को जो ड्रैग महसूस होता है वो चेंज होता है। एक बड़ा बदलाव तो यही होता है। तो 2022 में जब स्पेसएक्स ने सैटेलाइट्स भेजी, यही सोलर स्टॉर्म से बदलाव आया था वहाँ के एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण उनकी 49 में से 40 सैटेलाइट्स थरथराते हुए बाद में नीचे क्रैश करती हैं और जल के एटमॉस्फेयर में भस्म हो जाती हैं। सैटेलाइट्स तो चलिए ऊपर है, जमीन पर क्या होगा? आज दुनिया के बहुत बड़े इलाके में बिजली के तारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा हुआ है। इस बिजली के नेटवर्क को इलेक्ट्रिकल ग्रिड कहते हैं और इस ग्रिड में कई ऐसे हिस्से हैं जो एक सीमित मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट झेल सकते हैं। लगभग हर तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की एक रेटिंग होती है जो ये बताती है कि वो कितना मैक्सिमम करंट उससे निकल सकता है ताकि वो डैमेज ना हो। अगर इलेक्ट्रिकल ग्रिड में हद से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो आपके ट्रांसफार्मर्स और तमाम जरूरी इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं, जिससे वहां की पूरी ग्रिड फेल होने का खतरा है। 1989 में कनाडा में इसी चीज का एक छोटा सा ट्रेलर भी देखा गया था। साल 1989 में एक सोलर स्टॉर्म ने पृथ्वी पर दस्तक दी। इससे कुछ खास इलाकों में चार्ज इतना बढ़ गया कि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। कनाडा का एक राज्य है क्यूबेक। इस सोलर स्टॉर्म के चलते पूरे क्यूबेक राज्य की इलेक्ट्रिकल ग्रिड ठप पड़ गई। फिर इसे दोबारा चालू करने में कई घंटों का समय लग गया। और ध्यान रखिए कि ये तो कम इंटेंसिटी वाला सोलर स्टॉर्म था 1989 में। अगर कैरिंगटन इवेंट जितना बड़ा सोलर स्टॉर्म दोबारा पृथ्वी से टकराता है तो हमारी इलेक्ट्रिक ग्रिड की ऐसी तैसी हो सकती है। और ये कैरिंगटन इवेंट से ज्यादा इंटेंसिटी वाले सोलर स्टॉर्म भी सूर्य से पैदा हो सकते हैं। अगर हमारी पृथ्वी का सामना उनसे हो जाए तो सोचिए क्या होगा। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज की हमारी सभ्यता इलेक्ट्रिसिटी पर कितनी डिपेंडेंट है। फाइनेंस, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, फ्यूल एक्सट्रैक्शन और कई सारी जरूरी चीजें डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर हैं। बहुत सारे लोगों का पूरा काम बिजली से होता है। आजकल की हमारी अर्थव्यवस्था इस तरह की हो गई है जो पूरी तरह बिजली से चलती है। सोलर स्टॉर्म डायरेक्टली हमारे लिए जानलेवा नहीं है। मानव शरीर पर इनका कोई घातक प्रभाव नहीं देखा गया है। ये सोलर स्टॉर्म जान को तो नहीं लेकिन माल को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2013 में इसी से जुड़ी एक स्टडी आई थी कि अगर 1859 के कैरिंगटन इवेंट जितना बड़ा सोलर स्टॉर्म आज पृथ्वी पर आ जाता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इसमें सामने आया कि इस तरह की घटना से सिर्फ यूएस अमेरिका को 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। अगर सिर्फ यूएस को इतना नुकसान हो सकता है तो सोचिए पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा। किस सोलर स्टॉर्म से इलेक्ट्रिक ग्रिड को कितना घाटा होगा ये उस तूफान की इंटेंसिटी से तय होगा। कई मौकों पर कुछ घंटों के भीतर पूरी इलेक्ट्रिक ग्रिड को सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बड़े तूफान के बाद ग्रिड को दुरुस्त करने में कई सालों का वक्त लग जाए। अब यहाँ सवाल उठता है कि सोलर स्टॉर्म से निपटने के लिए क्या किया जाए। अपन लोग ऐसा क्या करें कि भविष्य में अगर कोई सोलर स्टॉर्म आता है तो उससे अपन बच पाए, अपन को कम नुकसान हो। यह भी भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट की तरह एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए इसे होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसके लिए तैयार हुआ जा सकता है। किस तरह की तैयारियों की जरूरत होगी एक सोलर स्टॉर्म से निपटने के लिए? तो सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रिक ग्रिड के बारे में सोचें कि उसे बचाने के लिए क्या करना होगा। हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने होंगे, मतलब जो हमें पहले से जानकारी दे सकें कि एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है। अगर सोलर स्टॉर्म आने के पहले ग्रिड संचालकों को पता चल जाए कि ऐसा होने वाला है, कितने समय तक उसका असर रहने वाला है, तो वो ग्रिड को ऑफ कर सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल ग्रिड में जगहों जगहों पर खास तरह के एब्जॉर्बिंग सिस्टम्स लगाए जा सकते हैं ताकि सोलर स्टॉर्म सरी की घटनाओं से जो अतिरिक्त चार्ज पैदा होता है उसे सोखा जा सके। सोलर स्टॉर्म से एक और चीज ये होती है कि स्पेस में जो रेडिएशन लेवल होता है वो फ्लक्चुएट होता है अर्थ के आसपास, और ये खतरनाक हो सकता है मानव शरीर के लिए। अभी तो जो मनुष्य स्पेस में है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के भीतर रहते हैं। कभी कभार स्पेस वॉक के लिए ISS से बाहर निकलते हैं, लेकिन अधिकतर समय अंदर ही बिताते हैं। और ISS को इस तरह बनाया गया है कि अंदर रहने वाले लोगों को रेडिएशन से प्रोटेक्शन मिलता रहे, उन पर असर ना हो। लेकिन भविष्य में स्पेस टूरिज्म और बढ़ती ह्यूमन स्पेस एक्टिविटी के जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, उस बीच हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्पेस में जाने वाले लोग सोलर स्टॉर्म और रेडिएशन से बचे रहें। चाहे वो इलेक्ट्रिकल ग्रिड हो, सैटेलाइट्स हो या ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हो, इन सभी चीज़ों में हमें बचाव के लिए, कम नुकसान हो इसके लिए पहले से सोलर स्टॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं से डील करने के लिए मौसम विज्ञान की एक पूरी फील्ड नजर रखती है, उसी तरह स्पेस वेदर की खबर रखने की जरूरत है। सूर्य को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी मैग्नेटिक एक्टिविटी पीरियोडिक है, यानी ये 11 साल की एक साइकिल में रिपीट होती है। हर 11 साल में एक ऐसा टाइम आता है जब पूरी सूर्य की मैग्नेटिक एक्टिविटी अपने चरम पर होती है, उसे सोलर मैक्सिमा कहते हैं। और उसी 11 साल के दौरान एक ऐसा टाइम भी आता है जब सबसे कम मैग्नेटिक एक्टिविटी होती है, उसे सोलर मिनिमा कहते हैं। सूर्य पर चुंबकीय गतिविधि बढ़ने का पैटर्न कुछ स्पॉट्स में नजर आता है जिसे दूर से देखा जा सकता है, जिन्हें सन स्पॉट्स कहते हैं। सोलर मैक्सिमा में ज्यादा सन स्पॉट्स नजर आते हैं और मिनिमा में कम सन स्पॉट्स नजर आते हैं। सोलर मैक्सिमा में सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन ज्यादा होने लगते हैं और फिर यही सोलर स्टॉर्म का कारण भी बनते हैं। इससे एक मोटा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि सोलर मैक्सिमा के दौरान
सोलर स्टॉर्म्स का, सूर्य के तूफानों का खतरा बढ़ जाता है, उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि 1859 वाला जो सोलर स्टॉर्म था, कैरिंगटन इवेंट, वो उस सोलर साइकिल के मैक्सिमा के करीब वाला समय था। अभी की जो सोलर साइकिल चल रही है इस टाइम की, अभी 2023 में ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसमें अगला सोलर मैक्सिमा 2025 के करीब आने वाला है। इसलिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि शायद 2025 में हमें एक आध बड़े सोलर स्टॉर्म का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सोलर स्टॉर्म का गणित इतना सीधा साधा नहीं होता है। कई सोलर स्टॉर्म्स तब भी आते हैं जब सोलर मैक्सिमा ना हो। 2012 में एक सोलर स्टॉर्म, बड़ा सोलर स्टॉर्म सूर्य से निकला था और ये जस्ट पृथ्वी से मिस कर गया करीब 9 दिनों के अंतराल से। अगर ये 2012 वाले सोलर स्टॉर्म की टाइमिंग कुछ दिन इधर उधर रही होती तो ये पृथ्वी पर हिट कर सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ऐसा नहीं हुआ। 2025 में कोई सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर हिट करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती। बस ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोलर मैक्सिमा के आसपास, जो कि 2025 में होने वाला है, तब इसके चांसेस ज्यादा होंगे। फिलहाल कई सैटेलाइट्स और ऑब्जर्वेटरीज सूर्य पर नजर रख रही हैं और सोलर स्टॉर्म की कोई भी आशंका होने पर भविष्य में इसकी बेहतर जानकारी हमें मिल पाएगी। लेकिन अभी भी सोलर स्टॉर्म और सूर्य की जो दूसरी गतिविधियां हैं, उन्हें लेकर हमारी समझ बहुत कच्ची है। वो इसलिए क्योंकि हम सूर्य को अच्छे से समझते नहीं हैं। इसके अंदर के मैकेनिज्म्स को लेकर हमारी समझ बहुत दुरुस्त नहीं है। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज ने सन को स्टडी करने के लिए कुछ प्रोब्स भेजे हैं, जिनमें से अक्सर पार्कर सोलर प्रोब का नाम हमें सुनने को मिलता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो भी इस साल 2023 में सूर्य को गहराई से समझने के लिए एक मिशन लॉन्च करने जा रही है। इस मिशन का नाम है आदित्य। इस तरह के मिशन से हम स्पेस वेदर यानी अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर समझ बना सकेंगे और भविष्य में किसी बड़ी मुसीबत से निपटने के लिए पहले से तैयार हो सकते हैं। तो ये है सोलर स्टॉर्म का पूरा हिसाब किताब, जिसे हमने संक्षिप्त में समझाने की कोशिश की सारी जानकारियों को समेटते हुए। लेकिन ये कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जो सूर्य हमारे साथ भविष्य में करने वाला है, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद। लिटरली मतलब सूर्य पृथ्वी को निगल जाने वाला है। भविष्य में सूर्य पृथ्वी के साथ क्या करेगा, इससे जुड़ी हमने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ कहीं आपको लिंक नजर आ रहा होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मन दीद करावो जी, रह क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखावो।